मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज फॉर्म हैंडलिंग। एक फॉर्म को हम क्रिएट करते थे और बटन के क्लिक पे हम अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस या वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल था दैट वाज टू टेक द इनपुट ऑफ टू नंबर्स इन टेक्स्ट बॉक्स, और उन दोनों को सम करवा के तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में हमने वैल्यू असाइन करवाई थी बटन के क्लिक पे। और एक और बटन हमने क्रिएट किया था दैट इज क्लियर, जिसके क्लिक पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने क्लियर करवाया। अब सबसे पहला जो हमारा आज का एग्जांपल है वो उसी तरीके की फॉर्म हैंडलिंग का ही है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म का डिजाइन बता देती हूँ, उसके बाद फिर मूव टू द कोड पर। देखिए यहाँ पर मैंने अगेन 3 लेबल्स क्रिएट करे हैं और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करे हैं और 2 बटन मैंने क्रिएट करे हैं। सबसे पहले यूजर जो कि एंटर स्ट्रिंग वाला टेक्स्ट बॉक्स है उस पर कुछ स्ट्रिंग इनपुट करेगा, नाम भी हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है। अब जैसे ही यूजर इस डिस्प्ले बटन पे क्लिक करेगा, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा इनपुट किया हुआ है वो अपर केस में कन्वर्ट होके सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा और लोअर केस में कन्वर्ट होके थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। और क्लियर बटन के क्लिक पे मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करवाया है। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल कवर किया था, मैं आपको उसका भी एग्जीक्यूशन बता देती हूँ साथ साथ में। देखिए जो हमने फॉर्म का डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया था लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, जहाँ पे नंबर का कैलकुलेशन करवा के रिजल्ट साइन करवाया था, तो डिपेंडिंग अपॉन हमने यहाँ पे टेक्स्ट कितना रखा है, हमारे उस अकॉर्डिंग जो कंट्रोल्स हैं वो प्लेस होंगे। प्लेस होने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। नंबर 2 में टेक्स्ट साइज सेम था, जो टेक्स्ट बॉक्सेस थोड़ा सा शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन सब में टेक्स्ट नहीं था तो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो शिफ्ट नहीं हुआ है, तो प्रॉपरली जो डेटा है वो अलाइंड नहीं है। जबकि मैंने जो अभी वाला एग्जांपल क्रिएट किया है दैट इज इन दिस, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का इनपुट लेके वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड। तो जो भी 2 तरीके हैं, आप जो तरीका प्रेफर करो दोनों में से कुछ भी आप काम में ले सकते हो फॉर्म की डिजाइनिंग के लिए। अगर नॉर्मल कंपोनेंट्स को हम प्लेस करते हैं बॉडी टैग के अंदर या फिर हम फॉर्म टैग को काम में लेते हैं, तो जैसा लास्ट क्लास के अंदर एग्जांपल में हमारे कंपोनेंट्स डिस्प्ले हुए थे उस तरीके से होगा। लेकिन अगर प्रॉपरली अलाइन डेटा चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर काम में लेंगे टेबल टैग। अब टेबल टैग को किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, सबसे पहले मैं उसी का ही पार्ट आपको बता रही हूँ, उसके बाद वी मूव टू द एक्चुअल वर्किंग जहाँ पे हमने इनपुट देके कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाया। अब देखिए सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड टाइटल बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है। अब बॉडी के अंदर भी हम चाहें तो डायरेक्टली कंट्रोल्स लिख सकते हैं, लेबल, बटन, इनपुट टैग, IMG टैग, और चाहे तो हम फॉर्म टैग को भी क्रिएट करके उस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप भी हो सकता है बटन, टेक्स्ट एरिया एंड ई लेबल्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रॉपरली अलाइनमेंट चाहिए तो मैंने टेबल टैग को काम में लिया। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पर हर एक रो के अंदर मैंने कोई ना कोई कंपोनेंट क्रिएट किया ही। तो इस टेबल टैग को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने TR टैग को स्टार्ट किया है जो कि रो के लिए होता है। अब इस रो के अंदर मुझे कितने एलिमेंट्स क्रिएट करने, एलिमेंट्स क्रिएट करने का मतलब सबसे पहले तो एक टेक्स्ट आके डिस्प्ले होना चाहिए दैट इज एंटर स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारे पास में एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाना चाहिए। तो इस TR टैग के अंदर मैंने यहाँ पे 2 TD टैग को काम में लिया है जो कि कॉलम्स के लिए काम में ली जाते हैं। सबसे पहले TD टैग के अंदर मैंने लिखा है एक मैसेज दैट इज एंटर स्ट्रिंग एंड TD टैग क्लोज। सेकंड वाले TD टैग के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट टैग की हेल्प से एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल्स टू TXT स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्योंकि यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा मुझे उस पर कुछ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करनी है, और हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली HTML के टैग्स को काम में नहीं ले सकते, तो उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए हम यहाँ पर ID को काम में लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी तक के हमने सारे एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पे एक और चीज, मैंने एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में ली है इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ में दैट इज मैक्स लेंथ। देखिए हम यहाँ पर कभी भी किसी भी तरीके का टेक्स्ट बॉक्स अगर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे इस मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी को हटा रही हूँ और सिर्फ इतना जो मेरा प्रोग्राम है मैं उसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, राइट, ये मेरा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो मैंने कुछ भी डेटा टाइप कर दिया। अब कंप्लीट स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर ली है। अब जैसे जैसे मैं डेटा को टाइप करते जाऊंगी ना वैसे वैसे कैरेक्टर्स आगे मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे वापस से फर्स्ट टाइटल पे जाना है तो एरो की हेल्प से मुझे जाना पड़ेगा।
अब यहाँ पर अगर मुझे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना है कि आप सिर्फ इतना ही कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। मैक्स लेंथ मैंने यहाँ पे सेट किया है 20। तो अब जो ये हमारा फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स हम इनपुट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एग्जीक्यूशन करके बता देती हूँ। पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया है और मैं यहाँ पे डेटा टाइप कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आरएन कॉलेज अजमेर लिख दिया है और यहाँ पे अब स्पेस के बाद मैं राजस्थान को टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 20 सेट कर रखी है, तो अब ये 20 कैरेक्टर्स से ज्यादा मुझे टाइप नहीं करने देगी। तो कभी भी अगर हमें रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जावास्क्रिप्ट को ही काम में लेंगे। यहाँ पे हम HTML की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके भी रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ हमारे पास में 20 कैरेक्टर्स तक का ही इनपुट आ सकता है। जिस तरीके से मैक्स लेंथ होता है उसी तरीके से मिन लेंथ भी होता है, लेकिन उसकी नीड नहीं है तो मैंने वो यहाँ पे काम में नहीं लिया। तो फर्स्ट वाला हमारा जो टेक्स्ट है वो क्रिएट होके पहले वाले रो के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, और फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया है, वो भी फर्स्ट वाली रो के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस tr टैग को क्लोज कर दिया। अब क्योंकि हम यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की हेल्प ले रहे हैं, तो किसी भी तरीके की br टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर रो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के अंदर ही आती है। तो अगेन मैंने यहाँ पे फिर से tr टैग को स्टार्ट किया है, और इस tr के अंदर भी मैंने दो td टैग को काम में लिया। पहले td के अंदर सिंपल एक टेक्स्ट है दैट इज अपर केस, और दूसरे वाले td के अंदर मैंने इनपुट टैग की हेल्प से टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, जिसकी आईडी मैंने txt अपर सेट करी है। और यहाँ पर मैंने अब एक और नई प्रॉपर्टी काम में ली है दैट इज रीड ओनली। देखिए, जब भी हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस की बात करते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस का मतलब ये है कि हम इनके अंदर कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग मुझे इस अपर केस और लोअर केस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी डेटा टाइप नहीं करना। डिपेंडिंग अपॉन यूजर ने क्या डेटा यहाँ पर इनपुट किया है, बस उसका केस चेंज करवा के ही यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, और कुछ वर्किंग मुझे नहीं करवाना। तो कभी भी अगर हमें इन टेक्स्ट बॉक्सेस का जो राइट वाला प्रॉपर्टी है अगर उसे हटाना है, हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, कुछ राइट करने वाला हमें एक्सेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम रीड ओनली प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो इस txt अपर के साथ भी मैंने सिंपली रीड ओनली लिख दिया है। तो अब हम कभी भी इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी डेटा टाइप नहीं कर पाएंगे। अब अगेन tr टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, फिर से मैंने tr टैग को ओपन किया है। यहाँ पे भी मैंने दो कॉलम्स यानी कि tr टैग को काम में लिया है, एक है लोअर केस सिंपल टेक्स्ट के लिए, और दूसरा जो मेरा कॉलम है that is to create a text box. So input type is equals to text, id is equals to txt lower, और इससे भी मैंने यहाँ पे read only प्रॉपर्टी के साथ में काम में लिया है। तो हम इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कुछ भी डेटा राइट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पर उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से tr टैग को मैंने क्लोज कर दिया और दोबारा से tr टैग को मैंने स्टार्ट किया है, और अब यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हैं दो बटन। पहला वाला जो मेरा कॉलम है उसके अंदर मैंने डिस्प्ले नाम का एक बटन क्रिएट किया है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्प्ले, जिसके क्लिक पर मैंने डिस्प्ले डेटा नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाया है। अगेन यहाँ पे सेकेंड वाला जो मेरा td टैग है उसके अंदर मैंने फिर से एक बटन क्रिएट किया है क्लियर नाम का, जिसके क्लिक पर मैंने क्लियर डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। td टैग क्लोज, tr टैग क्लोज एंड टेबल टैग क्लोज। तो अब हमारे पास में जितना भी डेटा है वो प्रॉपर्ली अलाइंड के अंदर आएगा, क्योंकि एक वैल्यू जो हमारा सपोज मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग, अब यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग अपर केस और लोअर केस जो है वो एक ही कॉलम को बिलोंग कर रहे हैं, तो जो मेरे पास में मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वही बाकी सबके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर अलाइनमेंट आ चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले मैंने डिस्प्ले डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम, और यहाँ पर मुझे जो भी वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है वो है मेरे फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में प्रेजेंट जो डेटा है उस। तो किसी भी तरीके के टैग को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में हम उस टैग की आईडी मेंशन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है txt स्ट्रिंग। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी तरीके का यूजर ने अगर डेटा इनपुट किया है
और अगर उसे हमें गेट करना है या हमें टेक्स्ट बॉक्स में डेटा सेट करना है तो उसके लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करके वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से जो भी डेटा है वो मैंने एस नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब लास्ट क्लास में भी हमने सेम तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करी थी, लेकिन वहां पर क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस इम्प्लीमेंट करवाने थे इसीलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को परसेंट की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट किया था और फिर वेरिएबल में असाइन करवाया। यहाँ पर किसी भी तरीके का कन्वर्जन नहीं करना है, अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कन्वर्जन हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब जितना भी डेटा है, जैसे कि मैंने कहा आरएन कॉलेज अजमेर मैंने स्ट्रिंग इनपुट करी है, वो है एस नाम के वेरिएबल के अंदर। अब किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। अब यहाँ पर एस डॉट टू अपर केस की हेल्प से डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और एस डॉट टू लोअर केस की हेल्प से डेटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में असाइन भी करवाना। तो अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt अपर, सेकेंड वाले टेक्स्ट बॉक्स को उसकी आईडी की हेल्प से मैंने एक्सेस किया एंड डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी उसमें नया डेटा असाइन करने के लिए। तो जो भी डेटा होगा वो अपर केस में कन्वर्ट होके सेकेंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में असाइन हो जाए। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt लोअर डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एस डॉट टू लोअर केस। तो एस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो लोअर केस में कन्वर्ट होगा और फिर थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाके असाइन हो जाएगा। ये तो है डिस्प्ले डेटा की वर्किंग जो डिस्प्ले बटन के क्लिक पे हमें एग्जीक्यूट करवानी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्लियर डेटा नाम के फंक्शन को क्रिएट किया है जिसपे मुझे सारे टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को क्लियर करना है, यानी कि मुझे उनमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करवानी है, उन्हें ब्लैंक करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt स्ट्रिंग txt upper and txt lower dot value is equals to opening and closing quotes। तो होगा क्या, सारा डेटा जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल वहां पे एक भी तरीके का कुछ स्पेस भी नहीं होगा, कंप्लीट ब्लैंक हो जाएंगे। तो txt string dot value is equals to opening closing quotes, txt upper dot value is equals to opening closing quotes and txt lower dot value is equals to opening and closing quotes। और ये वर्किंग एग्जीक्यूट होगी हमारी क्लियर बटन के क्लिक पे। तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है, एक बार हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा से डेटा टाइप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रिंग टाइप कर रही हूँ, मेरे पास में मैंने सिंपली आरएन कॉलेज ही डेटा टाइप किया है और डिस्प्ले बटन के क्लिक पे देखिए यहाँ पे अपर केस के अंदर आरएन कॉलेज और लोअर केस के अंदर आरएन कॉलेज आ चुका है। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे अगर क्लिक कर रही हूँ तो ये हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे कर्सर जो है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो डेटा सेलेक्ट भी हो रहा है लेकिन कर्सर नहीं आ रहा है। ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो कभी भी किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना है और यूजर को किसी भी तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करने देगा तो वहां पे हम रीड ओनली प्रॉपर्टी को काम में लेंगे। यूजर कितना डेटा इनपुट कर सकता है उस पर अगर हमें रेस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करना है तो हम मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं। अब डिस्प्ले के क्लिक पे तो डेटा का कन्वर्जन हो चुका है और क्लियर के क्लिक पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो चुके हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और फंक्शन बताया था, दैट इज द फोकस फंक्शन। क्लियर करने के बाद देखिए अब जो कर्सर है मुझे दोबारा से इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंचेंगे। तो अगर आप चाहो तो वो फोकस यहाँ पे भी काम में ले सकते हो, मैंने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। अब किसी को भी किसी भी प्रॉपर्टी में या प्रोग्राम में कुछ भी कंफ्यूजन मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन प्रोग्राम से पहले हम एक बार इसका डिजाइन देख लेते हैं। देखिए अगेन मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ही क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो मैंने टेबल टैग को काम में नहीं लिया है। मैंने सिंपली कंट्रोल जैसे हम प्लेस करते हैं बॉडी टैग के अंदर वैसे ही प्लेस किया। अब यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करवा के रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं ये तो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे यूजर को एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ कि आप डिसाइड करो आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्कैटिनेशन, डिवीजन, रिमाइंडर,
क्या परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पर जब भी हमें यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करवाने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो होता है हमारे पास में रेडियो बटन और दूसरा होता है हमारे पास में चेक बटन या जिसे हम चेक बॉक्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चेक बटन और रेडियो बटन पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही हॉबी हो, बहुत सारी हॉबी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस लिखवाने हैं वहां पे, तो उसके लिए हम चेक बटन को काम में लेते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस यूजर सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एज क्या है, तो या तो आपकी एज लेस देन 18 होगी, या तो आपकी एज 19 to 40 होगी, या आपकी एज ग्रेटर देन 40 होगी। तीनों में से किसी एक ही कैटेगरी के अंदर आप हो सकते हैं, सारी कैटेगरीज के अंदर नहीं हो सकते। तो जब भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवाने का राइट प्रोवाइड करवाना हो यूजर को, तो हम रेडियो बटन को काम में लेते हैं। लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस है और यूजर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए हम चेक बटन को काम में लेते हैं। तो अभी के लिए मैं रेडियो बटन का एग्जाम्पल कवर करवा रही हूँ, आगे हम चेक बटन का भी एग्जाम्पल कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले दो लेबल्स हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। यूजर को दो नंबर्स इनपुट करने। अब यूजर जो भी ऑपरेशन, जो भी टास्क यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, वो टास्क यहाँ पे परफॉर्म होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई। और जैसे ही डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट में यहाँ पे आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन एट अ टाइम हमें एक ही टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए रेडियो बटन्स को हम काम में लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। देखिए सबसे पहले अगेन मुझे फॉर्म का ही डिजाइन करना है। स्क्रिप्ट टैग को मैं हमेशा लास्ट में मेंशन करती हूँ। तो बॉडी टैग के अंदर अब ना मैंने यहाँ पे टेबल को काम में लिया है और ना ही मैंने यहाँ पे फॉर्म को काम में लिया है। तो थर्ड तरीका ये है कि हम डायरेक्टली कंट्रोल्स को भी प्लेस कर सकते हैं, फॉर्म हमारा परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा। अब अगेन एंटर फर्स्ट नंबर और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, id इज इक्वल्स टू txt1। यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा उस पर कैलकुलेशन इंप्लीमेंट करवानी है, मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर वैल्यू ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे id txt1 मैंने सेट किया, फॉलोड बाय br टैग। तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फिर से एक मैसेज है, एंटर सेकंड नंबर, दोबारा से इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, id है txt2 और यहाँ पर दोबारा से br टैग। तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्रिएट हो चुका है और उसकी आईडी भी मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब मुझे यहाँ पर 3 रेडियो बटन क्रिएट करने हैं। तो रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट टैग के साथ जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें रेडियो स्पेसिफाई करना पड़ता है। जिस तरीके से बटन के लिए हम स्पेसिफिकली बटन लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट लिखते हैं, रेडियो बटन के लिए रेडियो यहाँ पे काम में लिया जाता है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 रेडियो बटन क्रिएट करने हैं, तो मैंने 3 बार इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो मेंशन किया है। अब यहाँ पर यूजर कोई सा भी रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यूजर ने कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट किया है उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट को ही काम मिलेंगे। किसी भी टैग के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हम यहाँ पर उसके आईडी की हेल्प से उसे पता लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों जो रेडियो बटन क्रिएट करे हैं उनकी आईडी स्पेसिफाई कर दी है, R1, R2 एंड R3। अब यूजर अगर R1 सेलेक्ट करता है तो एडिशन करवाना है, अगर R2 सेलेक्ट करता है तो सब्ट्रैक्शन करवाना है और R3 सेलेक्ट करता है तो मल्टीप्लिकेशन करवाना है। लेकिन यहाँ पर रेडियो बटन के साथ में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ क्या है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास के मल्टीपल ऑप्शंस है, तो यूजर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। रेडियो बटन में हमें ऐसा नहीं करवाना। तो हम क्या करते हैं, जितने भी रेडियो बटन है उनका एक ग्रुप बना देते हैं और फिर उस ग्रुप में से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का राइट प्रोवाइड करते हैं। जितने भी लोगों ने जावा पढ़ रखी है, जावा में ग्राफिकल वाला पार्ट कवर कर रखा है, वो आई गेस इस पार्ट से फेमिलियर होंगे। सबसे पहले हम लोग रेडियो बटन्स क्रिएट करते थे और फिर उन रेडियो बटन्स को हम एक बटन ग्रुप के अंदर ऐड करते थे, ताकि यहाँ पे मल्टीपल रेडियो बटन्स यूजर सेलेक्ट ना कर पाए, सिर्फ एक ही कर पाए। अब उस तरीके की वर्किंग के लिए हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ता है नेम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे नेम में अलग अलग वैल्यूज हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जितने भी रेडियो बटन्स को हमें एक सिंगल ग्रुप के अंदर कंसिडर करना है, उन सारे रेडियो बटन्स का जो नाम है वो कॉमन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है RAD, RAD एंड RAD। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, 3 रेडियो बटन्स मैंने क्रिएट करे हैं, तीनों का ग्रुप बन चुका है। अब उस ग्रुप बनने के बाद अब
किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर पाएंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस नेम एट्रीब्यूट को काम में नहीं लेते तो होता क्या, आप एडिशन भी सिलेक्ट कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन भी सिलेक्ट कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन भी सिलेक्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं करवाना, एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म। तो ग्रुप बनाकर नाम कॉमन देंगे ताकि ग्रुपिंग हो जाए और एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हम करवा पाए। अब यहाँ पर हो सकता है कि यूजर ने कुछ भी डेटा, मतलब कोई सा भी रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं किया, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं नंबर मैंने इनपुट किया है 10, सेकंड वाले के अंदर मैंने इनपुट किया है 20 और मैंने सिलेक्ट किया सब्ट्रैक्शन और मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया, तो अभी तो रिजल्ट परफेक्टली आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। 10 और 20 ही मैंने इनपुट किया, किसी भी तरीके का रेडियो बटन मैंने सिलेक्ट नहीं किया और डिस्प्ले बटन पे क्लिक कर और रिजल्ट में आ गया अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करवा सकते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम लोड होगा तब एक रेडियो बटन तो सिलेक्ट होगा ही होगा। अब अगर आपको वो एग्जीक्यूट करवाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो किसी एक रेडियो बटन को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एडिशन हमेशा सिलेक्टेड आएगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर आ गया। तो यूजर अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं भी करता तो उसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर यूजर कुछ सिलेक्ट करता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग एग्जीक्यूट हो। तो हमारे पास में अनडिफाइंड जैसा कुछ आंसर नहीं आए, उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर चेक द प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं। अब अभी तक की जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस करी, इनपुट, आईडी, नेम और चेक, इससे हुआ क्या है, इससे ये जो बुलेट टाइप का शेप है ना यहाँ पे फॉर्म पे, सिर्फ ये बुलेट क्रिएट हुई। अब ये 3 बुलेट नहीं करवानी, भाई टास्क क्या परफॉर्म करना है वो भी तो नाम लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैंने एडिशन लिखा है फॉलोड बाय अ बीआर टैग। तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वाला रेडियो बटन हमारा क्रिएट होगा और फिर से एक टेक्स्ट आएगा दैट इज सब्ट्रैक्ट, अगेन बीआर टैग। नेक्स्ट लाइन में फिर से एक रेडियो बटन क्रिएट होगा और फिर टेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाई, अगेन फॉलोड बाय बीआर टैग। तो कुछ इस तरीके से रेडियो बटन को क्रिएट करके हम उनकी ग्रुपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रिजल्ट एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, id is equals to txt3 and read only प्रॉपर्टी को मैंने काम में लिया। तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, इसके अंदर डेटा मुझे असाइन करवाना है, इसलिए मैंने आईडी सेट करी है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा कि हमने कैलकुलेशन कौन सी इम्प्लीमेंट करवाई। अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा हम इस रिजल्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रीड ओनली सेट किया, अगेन फॉलोड बाय pr। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्प्ले, जिसके क्लिक पर मैंने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। नाउ मूविंग टू द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम दैट इज डिस्प्ले। अब किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करवानी हो उससे पहले हमारे पास पे वैल्यू तो आनी चाहिए, वरना कैलकुलेशन कैसे हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने txt1 वाले टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस किया और वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है उसे मैंने गेट कर दिया। परसेंट की हेल्प से मैंने इंटीजर में कन्वर्जन करवाया है और फिर num1 नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स यानी कि जिसकी आईडी txt2 है मैंने उसे एक्सेस किया। वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से जो भी डेटा इनपुट किया हुआ है उसे गेट किया और परसेंट की हेल्प से इंट में कन्वर्ट करवाने के बाद num2 के अंदर मैंने असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा उसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो मैंने where कीवर्ड की हेल्प से रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर यूजर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा मुझे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट करवानी है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है और कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर रेडियो बटन को चेक करना कि वो चेक्ड है या नहीं, मतलब HTML के एक टैग को एक्सेस करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने यहाँ पे R1 ID स्पेसिफाई करी है, मतलब पहले रेडियो बटन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं।
अब मुझे चेक करना है कि वो सिलेक्टेड है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक्ड प्रॉपर्टी को ही काम में लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले चेक प्रॉपर्टी को काम में लिया था एडिशन वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करवाने के लिए, तो अगर हमें चेक करना हो या हमें पता लगाना हो कि रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं, उसके लिए भी चेक्ड प्रॉपर्टी को ही काम में लेते हैं। ये बेसिकली चेक प्रॉपर्टी क्या करता है, ये हमें रेडियो बटन का स्टेटस रिटर्न करता है। स्टेटस मतलब अगर वो सिलेक्टेड होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जब पहली बार प्रोग्राम रन हो रहा है और मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रही, मतलब एडिशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो ये जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस ऑफ num2, तो जो भी नंबर्स होंगे उनका एडिशन होगा और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी दो रेडियो बटन के लिए भी सेम कंसेप्ट है। इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आर टू डॉट चेक, सेकेंड वाला रेडियो बटन अगर सिलेक्टेड है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, हमारा इफ का ब्लॉक काम करेगा और यहाँ पे कैलकुलेशन होगी num1 माइनस num2 जो मैंने रिजल्ट के अंदर असाइन करवा लिया। सेम गोज फॉर द थर्ड इफ ब्लॉक। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी r3 डॉट चेक, अगर r3 यानी कि थर्ड वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन होगी num1 मल्टीप्लाई बाय num2 जो मैंने रिजल्ट के अंदर असाइन करवा लिया। अब इट डजंट मैटर यूजर एडिशन सिलेक्ट करे, सब्ट्रैक्शन सिलेक्ट करे या मल्टीप्लिकेशन सिलेक्ट करे, मुझे तो वैल्यू रिजल्ट के अंदर असाइन करवानी है। तो तीनों इफ ब्लॉक के चेक होने के बाद मैंने कंपल्सरी स्टेटमेंट के तौर पर लिखा है document dot get element by id txt3 dot value is equals to result। तो थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को हम एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर डेटा असाइन करवा रहे हैं, वो डेटा जो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कैलकुलेट होके आया है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेडियो बटन्स में हमारे पास में ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में से हम एट अ टाइम कोई एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई एक ही एलिमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल इफ को अवॉइड करके आप एल्स इफ को काम में लेना चाहो तो वो भी हमारे पास में एक ऑप्शन है, इनफैक्ट हमारे पास में वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर एडिशन सिलेक्टेड है तो बाकी दो को चेक ही क्यों करना, अगर एडिशन सिलेक्टेड नहीं है तो सब्ट्रैक्शन सिलेक्टेड होगा तो उसको चेक कर लिया, तो नेक्स्ट वाले को चेक ही नहीं करना। अब जब पहले दो सिलेक्टेड नहीं है तो ही थर्ड वाले पे इंप्लीमेंट करवाओ। तो हमारे पास में जो एल्सिफ वाला लैडर है वो रेडियो बटन्स के केस में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और चाहे तो सिंपल इफ को भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा कि सिंपल इफ में हमारे सारे इफ चेक होंगे तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट होगा। तो अगर वो नहीं करवाना है तो हम एल्सिफ को भी काम में ले सकते हैं। तो डजंट मैटर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, रिजल्ट तो हमारा डिस्प्ले होगा। तो एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश कर लिया है, बाय डिफॉल्ट एडिशन सिलेक्टेड है, डेटा में इनपुट कर रही हूँ 10 and 6, डिस्प्ले बटन के क्लिक पे रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। अब मैंने मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया तो देखो एडिशन पे से पॉइंटर हट चुका है, एट अ टाइम हम एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करवा सकते हैं। अब मैंने फिर से डिस्प्ले पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 60 आके डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले के क्लिक पे 4 आता है। तो एट अ टाइम किसी एक रेडियो बटन को ही हमें सिलेक्ट करवाना है, उसके लिए नेम प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट किसी को सिलेक्ट करवाना है तो चेक प्रॉपर्टी, और चेक करना हो कि एलिमेंट सिलेक्टेड है या नहीं तो उसके लिए भी हम चेक प्रॉपर्टी को ही काम में लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में या प्रोग्राम में प्रॉपर्टी में किसी को भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन